26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा। 30 मार्च को काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे, यानी 4 दिन तक की सियासी सरगर्मी होगी। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मी के दिन होंगे। पहले जो अली हैदर गिलानी की वीडियो है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि उसकी समाअत अब जल्दी होगी, यानी कल होगी। फिर 12 मार्च को सेनेट में चेयरमैन के इंतखाब होना है और मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि यूसुफ गिलानी मुत्तफिका उम्मीदवार होंगे। फिर 18 मार्च को 10 का इलेक्शन दोबारा होने जा रहा है और फिर 26 मार्च को लॉन्ग मार्च, यानी इस महीने मुसलसल सियासी सरगर्मियां होंगी। तो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म ने लिया है, क्या उसके बाद हुकूमत का इस्तेहकाम रहेगा या इस्तेहकाम के हवाले से सवाल उठेंगे? अली हैदर गिलानी की वीडियो से मुतालिक कहाँ पेशरफ्त हुई है? जैसा कि हमने आपको बताया, तहरीक इंसाफ ने इस वीडियो से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से रुजू किया हुआ है और अब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। ये समाअत बहुत अहम होगी क्योंकि अली हैदर गिलानी की वीडियो का तनाज़ा अब तक हल नहीं हो सका है। ये वीडियो किसने बनाई? क्या ये एक स्टिंग ऑपरेशन था या वीडियो में मौजूद तहरीक इंसाफ के अरकान ने पैसे लिए हैं? इस हवाले से हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार रही है। और अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत के हक में फैसला देता है, यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ फैसला देता है, तो अभी ऐलान किया गया है कि वो मुत्तफिका चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, तो उनका चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार होना मुश्किल में पड़ जाएगा। हुकूमत ने पहले कहा कि इन 4 अरकान में से 3 का पता है, फिर कहा 4 अरकान का पता है जो वीडियो में मौजूद है अली हैदर गिलानी के साथ, फिर कहा कि बाद में कहानी पता चल जाएगी, फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी रुकन का नहीं पता है। वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के बाद वीडियो से जुड़े 4 अरकान असेंबली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर 2 अरकान ने तस्लीम किया कि वो वीडियो में मौजूद हैं। तो क्या ये एक स्टिंग ऑपरेशन था? इस हवाले से बात करेंगे उस शख्स से जिनका नाम अली हैदर गिलानी की वीडियो में लिया गया और बाद में वो भी वज़ीर आज़म से मिले। खुद तहरीक इंसाफ के MNA उनका भी नाम लेते रहे। वो वोट कैसे ज़ाया कर सकते हैं, उनके बिहाफ पर भी मामला तय करते रहे। तहरीक इंसाफ के कराची से MNA मोहम्मद असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद असलम खान साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर वीडियो का चर्चा रहा, आपका नाम भी वीडियो में रहा। क्या ये स्टिंग ऑपरेशन था? देखिए, मेरे ख्याल में शाहजेब, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये स्टिंग ऑपरेशन ही था। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ऑपरेशन, जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूं ट्यूसडे की शाम को, मेरी फ़्लाइट थी ट्यूसडे की शाम को, जिस दिन ये वीडियो लीक हुई है, और कोई 4:30-5 बजे का टाइम था, तो मैं लैंड किया 3:10 पे, एंड एट द टाइम आई रीच माई लॉजेस वाज 4 समथिंग। तो उसके बाद ये चीज़ हुई। मेरे इल्म में ये बाद में आया, लेकिन ये बिल्कुल स्टिंग ऑपरेशन था। नहीं, मगर आपका नाम लिया गया तो आपसे पूछ के लिया गया ना, तो कैसे हुआ ये सारा? हैदर गिलानी ने अप्रोच किया MNAs को, MNAs ने अप्रोच किया किसी के कहने पर हैदर गिलानी को? कैसे हुआ ये मामला? हुआ ये कि जी, मैं कराची में था पिछले 1 हफ्ते से। ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन ये वीडियो लीक हुई है। फ्रॉम दैट डे, अगर आप पीछे जाते हैं तो 1 हफ्ते से मैं कराची में ही था और मेरे कांटेक्ट में थे दोनों के दोनों MNA, और बातचीत हो रही थी हमारी, लेकिन ये नहीं पता था कि जी क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो जब मैं यहाँ से पहुँचा हूँ तो पता ही चला कि जी स्टिंग ऑपरेशन है, और स्टिंग ऑपरेशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ, और उसके बाद वो वीडियो ख़ुद जमील ने जो हमारे MNA हैं उन्होंने बनाई और बना के उसको दिया गया, ताकि वो लोगों को, आवाम को पता चले कि जी ये करप्शन किस हद तक पहुंच गई है और किस तरह खुल्लम खुल्ला हो रही है। आप भी मिले थे हैदर गिलानी से? जी, मेरी मुलाकात नहीं हुई। नहीं तो आप फिर इस स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा कैसे थे? आपका नाम लिया जाता है, आपके बिहाफ पर भी मामला तय किए जाते हैं, आपकी मुलाकात भी नहीं हुई, आप कैसे थे इस स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा? जी, बात मेरे बारे में ही हो रही थी वो, क्योंकि जब वहाँ कराची से इस्लामाबाद पहुंचा तो मुझे उन्होंने जब बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने, चूँकि हम 4-5 MNA जो है, हम लोग साथ उठते बैठते खाते पीते हैं और एक साथ उठक बैठक है हमारी, तो वो जब उन्होंने बात की उनसे कि जी हम लोग कितने लोग हैं, बताना ये था कि वो कितने लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। तो उसमें उन्होंने मेरा नाम भी दे दिया कि जी असलम खान भी है, तो फलां भी है, तो फलां भी है। अब आई डोंट नो कि वो पूरी बात आपको पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन फैक्ट तो यही है कि जी उन्होंने मेरा नाम दिया। उस वक्त तक मेरे इल्म में नहीं थी ये बात। कुछ MNAs ने आपका नाम दिया, आपके बिहाफ पर मामला तय करते नजर आए। आप कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन था, तो पार्टी के कहने पर ही स्टिंग ऑपरेशन हुआ होगा, मगर आपको नहीं पता था या आपको बाद में बताया गया? हाँ, नाम तो मेरा वैसे ही दे दिया, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल था, 100% था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और पार्टी को के इल्म में थी ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी के इल्म में था?
जी जी बिल्कुल था। पार्टी में किसके इल्म में था, किसने ये ऑपरेशन ऑथराइज किया था? ये तो आपको नहीं बता सकता किसको पता था, जाहिर सी बात ये चीज़ें सबको नहीं पता होती। अगर सबको पता होंगी तो वो बातें लीक आउट होंगी। किसी न किसी को तो पता था। वज़ीर आज़म को पता था? ये मुझे इसका नहीं पता, इस बात का नहीं पता मुझे। वज़ीर आज़म को पता था नहीं पता, लेकिन पार्टी के लोगों को पता था। आपको किस किस बात का पता था? नासिर हुसैन शाह साहब से जो बात हो रही है ऑडियो पर और पैसे के मामला तय हो रहे हैं, उसका पता था? अब मैंने आपको शाहज़ेब यही बताया कि जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा हूँ और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, चीज़ें जो चल रही थी, ये इससे पहले की बात है। और मैं उस वक्त कराची में था, इस्लामाबाद में था नहीं। उसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो दो जो एमएनएज़ हैं बाकी, वो आपको खुद बता सकते हैं। उनको आप ले लीजिए लाइन पे और उनसे आप पता कर लीजिए वो कौन कौन था, किससे बात हुई किससे बात नहीं हुई। उनसे रब्ता करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मगर आपका नाम लिया, आपके दोस्त हैं और आप कह रहे हैं कि वो 100% स्टिंग ऑपरेशन था। तो कैसा स्टिंग ऑपरेशन था? वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात हुई, वो भी एमएनएज़ भी मौजूद थे, आप भी मिले। वज़ीर आज़म ने क्या कहा? वज़ीर आज़म ने जो बातें कही हैं और जो चीज़ें कही हैं उनको उनके इल्म में आ गई होगी, तो इसीलिए हम उनके साथ बैठे, उनके साथ मिले और उनके साथ डिस्कशन हुई कि अल्लाह का शुक्र है ये स्टिंग ऑपरेशन कामयाब हुआ और अच्छा हुआ। उन्होंने हमारी इस स्टिंग ऑपरेशन को सराहा। पैसे कितने ऑफर हुए थे आप लोगों को? ये मुझे नहीं पता, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मैं था ही नहीं वहाँ पे, तो मुझे क्या पता कितने ऑफर हुए। सही, एमएनएज़ आपके दोस्त हैं, आपका नाम ले रहे हैं, आपके ब्याह पर मामला तय कर रहे हैं, आपको ये पता है स्टिंग ऑपरेशन था, आपको ये भी नहीं पता कि आपके ब्याह पर पैसे कितने थे, क्या था, क्या मामला था? देखें, जाहिर सी बात है जब एक आदमी के इल्म में नहीं, मैंने आपसे यही तो कहा ना शाहज़ेब कि मेरी फ़्लाइट 1 बजे थी, एयरपोर्ट में सीसीटीवी मौजूद है, फुटेज मौजूद है। मैं वहाँ कितने बजे पहुँचा, कितने बजे नहीं पहुँचा। जब मैं पहुँचा उसके आधे घंटे के बाद वो वीडियो आ गई, तो इसका मतलब वीडियो पहले बनी होगी ना, रात को बनी थी और रात का उस पर वो टाइम जो अंधेरा है वो ये बता रहा है कि रात को अंधेरा होता है। तो अंधेरी रात थी और वहाँ जो लोग मौजूद थे जिन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो खुद बनाई है मैंने खुद बना के निकाली है। तो जाहिर सी बात है जो स्टिंग अगर ऑपरेशन नहीं होता तो वीडियो कैसे बनाता। मगर उस वीडियो में जितने लोग मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, वो सब उस स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा थे या कुछ मामला तय कर रहे थे और किसी एक ने स्टिंग ऑपरेशन किया पार्टी की क़यादत के अप्रूवल से? नहीं, सब ने मिलकर किया, मैं उसमें नहीं था मौजूद वहाँ पे, मैं तो कराची में था। तो आपने उसके बाद पूछा भी नहीं? आपका नाम आया है, सब चीज़ें हैं, पैसे कितने ऑफर हुए थे? पैसे बहुत ऑफर हुए थे शाजिब साहब। एक एमएनए के 10-10 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे उनको। और उन्होंने पैसे नहीं लिए? किसी ने भी पैसे नहीं लिए? नहीं लिए। देखिए, जो पीटीआई के एमएनए है ना वो बिकने वाले नहीं हैं, और जो बिके हैं ये मैं आपको बता दूं, खासकर कराची के, पूरे पाकिस्तान के जितने एमएनएज है वो सवाल ही नहीं पता। जो बिके होंगे ना वो मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल मालूम हो जाएगा और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इलेक्शन कमीशन से और इदारों से कि इसकी छानबीन करें और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको उसके ऊपर मुकदमा चलाए, उसको अरेस्ट करे, उसको सस्पेंड करे एमएनएशिप से। मतलब अगर जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, तो फिर ये 16 कौन है? क्योंकि बिके तो बहरहाल तहरीक इंसाफी के लोग हैं ना, आपने कहा तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं बिकेगा, तो ये कौन है नहीं पता चला? या हैदर गिलानी से जब आप लोग मामला तय कर रहे थे तो नहीं पता था? या जो लोग मामला तय कर रहे थे आपके ब्याह पर भी नहीं पता था कि और कौन कौन है जो इन्वॉल्व है इस सारे मामले में? नहीं, गिलानी का जो वीडियो आप लोगों के पास आई है वो सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। उन्होंने खुद कहा जी के पीके में बिके हैं, पंजाब में बिके हैं, कि सिंध में बिके हैं। उन्होंने खुद अपने मुंह से खुद कहा, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमें इस बात का अच्छी तरह पता है, जो हमारे कराची के एमएनए थे वो 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है, 1 रुपये की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई नहीं बिका और ना कोई बिक सकता है। ये हम तो खान साहब के जाले हैं और असम्बली के अंदर भी हम कराची वाले बड़े एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, और सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पीटीआई की पैदावार हैं, पीटीआई में पैदा हुए हैं, पीटीआई में मरेंगे, और उसके अलावा हम किसी और को देख भी नहीं सकते, और ना हमें कोई शौक भी नहीं है सियासत का। मुल्क के वज़ीर आज़म को तो पता होगा, आप वज़ीर आज़म से मिले तो उन्होंने बताया आपको कि कौन कौन है तहरीक इंसाफ की? क्योंकि उन्होंने आवाम को तो बताया कि 16 एमएनए हमारे बिक गए, मगर कौन कौन बिके आप लोगों से शेयर किया?
देखिए ये कबिल वक्त है बताना कि वज़ीर आज़म को पता है, उनको जाहिर सी बात है उनके अंडर सारे इदारे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं से चीज़ें तो सामने आई जाती है। देखिए छुपती नहीं है, गलत है। आप देखें ना, ये जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है और चीज़ सामने आ गई, जो गलत था, जो बिक रहे थे वो सब सामने आ गए। और अगर ये नहीं बिकते, आपको याद है आपने आपके शो पे चला है और तमाम लोगों के शो पे चला है कि जी जरदारी साहब से लेके बाकी तमाम लोगों ने सब ने कहा कि जी 20-25 लोग थे। इस ऑपरेशन के बाद, इस वीडियो के बाद आप देखें वो क्वांटिटी बढ़ने के बजाय कम हो गई। क्यों? कि लोग डर गए, लोगों को खौफ आ गया। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब ये आपके जो 16 महीने 15 महीने जो भी हैं ये सामने आएंगे, बिल्कुल आएंगे। असलम खान साहब बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया था कि हमें 4 MNAs का भी नहीं पता है। असलम खान साहब ने बात कंफर्म की है। वज़ीर आज़म से भी मिले बाद में, उन MNAs के साथ जो वीडियो में मौजूद थे, इनका नाम भी था कि ये एक स्टिंग ऑपरेशन ही था। वज़ीर आज़म ने सराहा भी। ये तो 4 MNA हो गए। बाकी जो लोग भी के, शेख रशीद साहब ने सलीम साफ़ी साहब को बताया कि उनका भी वज़ीर आज़म को पता है। बंदे कौन हैं? बंदों की भी लोगों को इतला हो जाएगी थोड़े दिनों में। आज तो खान साहब ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप एजेंसियों से पूछते, तो इट मीन्स कि खान साहब को तो मालूम है। ठीक कह रहे हैं आप, खान साहब को मालूम है। तो फिर आज उन लोटों से वोट भी ले लिया। वोट ये भी बड़ा ज़रूरी है कि फिर वरना आज इस वक्त आप कह रहे होते तख्ता हो गया और हमारी कैबिनेट शेख रशीद बतौर इंटीरियर मिनिस्टर इंटरव्यू ना दे रहा होता, एक MNA की हैसियत से दे रहा होता, एक MNA की हैसियत से इंटरव्यू दे रहे होते, हुकूमत चली जाती। वज़ीर आज़म को नाम पता है, 4 का भी पता है, 16 का भी पता है, कल इलेक्शन कमीशन समाअत भी कर रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगी? फवाद चौधरी साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, ब्रेक से पहले हमारी बात हुई मोहम्मद असलम खान साहब से, जो वीडियो में हैदर गिलानी की में जिनका तस्करा हो रहा है, और उन्होंने कंफर्म किया कि ये बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन ही था। बाद में उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। शेख रशीद साहब ने कल सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में कहा कि जी जो इसके अलावा लोग बिके जिन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को वोट दिया, उनके नाम पता हैं वज़ीर आज़म को। और अब कल इलेक्शन कमीशन ने समाअत रख ली, आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तो क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि इंटेलिजेंस से ब्रीफिंग ले लें कल सारी के सारे मामला, क्योंकि वज़ीर आज़म को भी पता है ये ऑपरेशन भी स्टिंग ऑपरेशन था, सारे सबूत लेके जाएगी तहरीक इंसाफ। देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब को नाम पता नहीं है, और यही एक बुनियादी सुकम है इस मामले में कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पिछली दफ़ा हमें वीडियो मिली थी, इस दफ़ा हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें हम पॉइंट आउट कर सकें कि किन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। और जो सारा मुद्दा था, या इलेक्शन कमीशन से जो थोड़ी आप समझिए कि जो मायूसी हुई, वो भी यही थी कि आप अगर बैलेट को ट्रेसेबल बनाते तो इस तरह का अगर इशू आते तो आज आप बैलेट ट्रेस कर सकते थे और लोगों को आप बराह रास्त एक्यूज कर सकते थे कि उन्होंने ये हरकत की है। जहां तक ये कराची के इन 4 MNAs का ताल्लुक है, ये उस दिन भी आपके प्रोग्राम में मेरी बात हुई थी, तो उनका जो मामला है वो कुछ दिनों में उसका जो दूसरा हिस्सा है मुकम्मल, वो जब आ जाएगा तो फिर हम देख लेंगे क्या है। मगर फौजी साहब, ये कैसे हो रहा है कि शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो कहते हैं वज़ीर आज़म को नाम पता है, आप कह रहे हैं नाम नहीं पता है। हमारे प्रोग्राम में आपने बिल्कुल कहा था कि 3 नहीं, अब हमें 4 का पता है, मगर उसके 2 दिन बाद शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में आपने कहा कि हमें उन 4 का भी नहीं पता है। तो ये क्या हो रहा है कि कभी पता होता है, किसी वज़ीर को पता होता है, किसी को नहीं पता होता? वज़ीर आज़म को किसी वज़ीर के बकौल पता है और वज़ीर आज़म को आपके बकौल नहीं पता है? नहीं, 16 जो नाम है उनका नहीं पता है। शेख रशीद साहब को अगर पता होता और वो बता देते प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो यकीनन उनके ऊपर जो है वो हम उनका नाम भी एक्सपोज करते। क्योंकि देखिए, आप भी इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और जो आदमी प्राइम मिनिस्टर साहब को जानता है उनको पता है कि उनके दिल और जुबान में कोई फर्क नहीं है। उनको पता होगा कि ये कौन लोग हैं, वो 100% उनके नाम भी लेते और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी थी। वो कितने कॉन्सिक्वेंस के भी वो इतने वो देखते कि क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। लिहाजा शेख साहब को शायद उन्होंने जब ये PM ने कहा कि अगर वो एजेंसीज से बात कर लेते, ब्रीफिंग ले ले इलेक्शन कमीशन, तो शायद शेख साहब को ये तासुर मिला हो कि उनको नाम भी पता है। लेकिन देखिए, जो एजेंसीज की मालूमात हैं या लोगों की मालूमात हैं, वो उसकी एविडेंशरी वैल्यू डिफरेंट है। वो इतला हो सकती है लेकिन उसकी एविडेंशरी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर आप किसी को एक्यूज कर सकते। मगर शेख साहब ने यह भी कहा कि अगर उनके नाम बता देते या कार्रवाई कर लेते तो फिर सलीम साफ़ी साहब से कहा कि मैं बतौर वज़ीर दाखिला नहीं, बतौर MNA आपको इंटरव्यू दे रहा होता। हुकूमत चली। देखिए, मेरा नहीं का ये मसला है कि वो
इस बात को सोचेंगे या देखेंगे कि क्या उन्होंने लाजमन, वज़ीर आज़म की कोई उनको बहुत कोई अट्रैक्शन नहीं है कि उन्होंने लाजमन चिमटे ही रहना है। वो अपनी बड़ी उनके डिटेल्ड प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर वो बात करते हैं, वो उसी पे रहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल, मैं शेख साहब की बात से इत्तफाक नहीं करता, ना ही मुझे ये भी पता है शेख साहब को खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन वो उन्होंने बात कर दी है, शायद किसी और तनाजुर में की हो। वैसे मगर आप वज़ीर आज़म के बारे में कह तो रहे हैं, मगर आपने तो प्रिंसिपल पोजीशन ले ली थी जब हमने आपके सामने सुल्तान मोहम्मद का मामला रखा और आपने कहा कि वज़ीर आला को नहीं मिलना चाहिए था, और मुझे बताया गया कि ये पुरानी तस्वीर है, मगर वो तस्वीर भी पुरानी नहीं थी और बाद में वज़ीर आला उन्हें सुल्तान मोहम्मद साहब को गले भी लगाते नजर आए। तो आपने तो प्रिंसिपल पोजीशन ले ली थी, वज़ीर आज़म ने तो कोई प्रिंसिपल एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ अभी तक। नहीं, वो तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने गिला भी किया कि आपने ये कह दिया कि नहीं मिलना चाहिए था, तो वो तो हमारा था, वोटर था। तो मैंने कहा कि अगर वोटर के लिए आपने इतना कुछ जो है वो करना पड़ता है, तो फिर तो ये पॉलिटिक्स वही हो जाएगी जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी की है। तो जाहिर है कि जब आपको एक चीज़ सामने वाजे है तो फिर आप उससे पीछे तो नहीं हट सकते, और आपकी बात जो थी वो जाहिर है कि उससे आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हरफ आया। और वज़ीर आज़म ने निकाला नहीं अभी तक सुल्तान मोहम्मद को, और ये होने दिया? आपने तो शिकायत कर दी, उन्होंने आपसे शिकायत कर दी, वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? नहीं, वज़ीर आज़म ने तो निकाल दिया, अब इससे ज्यादा क्या करें। आपने कैबिनेट पोजीशन ही दी हुई थी ना, कैबिनेट पोजीशन उन्होंने वापस ले ली। मतलब मगर इसके एक एमपीए है जो पैसे लेते हुए वीडियो में नजर आए हैं, उनके खिलाफ और कोई नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, बस पोर्टफोलियो ले लिया और फिर उन्हीं से चीफ मिनिस्टर वोट भी मांग रहे हैं, उन्हीं को गले भी लगा रहे हैं। आप जरूर गिला कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म आप कह रहे हैं प्रिंसिपल पोजीशन लेते। आप देखिए आर्टिकल 218 में किसकी जिम्मेदारी है एक्शन लेना? क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी है या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? अब सवाल ये है, आपने कैबिनेट पोजीशन वापस ले ली, अब उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो इसकी जब रिपोर्ट देगी तो उसके मुताबिक हम तो इनके केसेस ज़ाहिर FIA को भिजवाएंगे, लेकिन इन द मीन टाइम इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। दिस इज द प्राइमरी प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, जहाँ पर इदारों का जो काम है वहाँ वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और जब आप बात करें तो फिर उनको बुरा भी लगता है। साहब, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर अर्ली हेयरिंग भी रख ली है, और इलेक्शन कमीशन कैसे लेता है? क्योंकि वीडियो तो आप लोग अब लेके आए, जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी वज़ीर आज़म ने 2018 में देख ली थी और बता भी दिया था कि वीडियो है, और कहा था कि मैं आके दिखा देता हूँ, और अभी भी आता है कि जी और भी उनके पास वीडियोज़ मौजूद हैं। तो आप संभाल के रखेंगे तो कैसे इलेक्शन कमीशन एक्शन ले लेगा? और उसके बाद एक्शन लेने के बाद भी, वजारत लेने के बाद चीफ मिनिस्टर वोट मांग रहा होगा, तो कैसे आपकी उसीली पोजीशन कैसे नजर आएगी कि आप एक अलग पेडिस्टल पर हैं और बाकी सारे के सारे एक अलग पेडिस्टल पर? हमने तो वीडियो 2018 में भी हमारे पास नहीं थी, 2018 में भी होती तो डिटेल आ जाती, अब भी हमारे पास तो नहीं है, और हमारे पास तो पहले, हमारे से पहले तो वीडियो पहुंची। अब सवाल ये है कि इसके जो एक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो फौरी एक्शन, उन्होंने कमेटी इंस्टीट्यूट कर दी, डॉक्टर मजारी हैं, मैं हूँ, शहजाद अकबर है, लेकिन आपने उन लोगों को, मेरा तो ख्याल था इनको नोटिस भी उन्हें भी ना, लेकिन शीर मजारी और शहजाद अकबर उन्होंने कहा कि नहीं उनको भी सुनना जरूरी है, उनको भी हमने नोटिस जारी किए। सेनेटर्स जो बने थे हमने उनको नोटिस जारी किए, उनमें सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो अपीयर भी हुए हमारे सामने, सारे हालात हमारे सामने रखे कि वो कैसे सेनेटर बने, और उन्होंने एक्चुअली एडमिट किया कि अगर ये PTI के लोग ना बिकते तो मैं आज सेनेटर ना होता। तो अब ये जो सारी जो चीज़ है हम कर रहे हैं, लेकिन सोचता हूँ कि इसमें जो करीबी किरदार है वो इलेक्शन कमीशन का ही बन। मुझे साथ में ये भी बताएगा, मैं ज़रा पॉलिटिक्स पर भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला, और जो कि ज़ाहिर है एक बड़ी डेवलपमेंट है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर आगे जाके अब एक चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आ रहा है, फिर डस्का में उससे अगले हफ्ते 18 को इलेक्शन आ रहा है, और उसके बाद 26 मार्च को लॉन्ग मार्च आ रहा है, फिर पंजाब में बुज़दार हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की भी बातें हो रही हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत को जो इस्तेहकाम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए परफॉर्म करने के लिए, वो मिल गई है वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से, या अभी भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात मौजूद हैं? नहीं, देखिए जी, पॉलिटिक्स और स्पेशली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो तो रोजाना की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, तो वो अपनी पॉलिटिकल आनी पड़ती है, एक इंक्लूसिव जो है वो करनी है। चीफ मिनिस्टर्स का इम्पोर्टेंट है इन मामले, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी अगर चीफ मिनिस्टर्स का रोल जो है उसमें बड़ा ना हो, और इससे आपकी मिनिस्टर का जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिक्स को संभाले, उनका काम है कि वो रोजाना की स्ट्रेटजी जो है वो बनाए और उसको एग्जीक्यूट करें। आपको लगता है पंजाब हुकूमत खतरे में है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के ने फैसला करना है,
वज़ीर आज़म का जो भी फैसला होगा, पंजाब हुकूमत जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो इसलिए चीफ मिनिस्टर हैं कि इमरान खान ने उनको चुना है पंजाब के वज़ीर आला के लिए, और वो तब तक रहेंगे जब तक वज़ीर आज़म ये फैसला अपना रिवर्स नहीं करते, और अगर वो रिवर्स नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे। और अगर वज़ीर आज़म रिवर्स ना करें तो इत्तेहादियों की तरफ से आपको कोई खतरा नहीं लगता, काफ लीग की तरफ से, क्योंकि वो आपके साथ ज़रूर खड़े हैं मगर हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल मुसलसल उठाते हैं उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर? उन एक अपनी पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी सियासत का फायदा, अपना मुफाद की अपना फायदा, अपने फायदे जो है वो करेगी, और उसको अपनी जो उस तस्वीर में उस तरह की भरेगी इस तरह के उनको अच्छे लगते हैं। अभी तक उनको लगता है कि जो तहरीक भी, जैसे बिलावल साहब गए PMLQ के पास, तो PMLQ ने तो उनको सीधा जवाब दे दिया कि हम वोट नहीं दे सकते, क्योंकि इस वक्त जो PMLQ है वो कंफर्टेबल है। हमने एक सीट दी इनको पूरी सेनेट की, कामर अली आगा साहब की, तो PMLQ की एक कंफर्ट लेवल है इमरान खान के साथ। जब कंफर्ट लेवल नहीं होगा तो वो फिर अपने फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम तौर पर बात करेंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज खवातीन अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकली। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और तमाम बड़े शहरों में औरत मार्च किए गए। हर तबके की खवातीन ने इन मुजाहरों में शिरकत की, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, अपने मुतालबात पेश किए। मसला ये है कि सिर्फ चंद प्ले कार्ड और बयानात को बुनियाद बनाकर औरत मार्च पर तनकीद की जाती है। वो तनकीद भी बेबुनियाद है, मगर हकीकत यह है कि औरत मार्च के ऑर्गेनाइज़र तैयारी के साथ बाकायदा मंशूर और एजेंडा जारी करते हैं। इस साल औरत मार्च कराची ने 15 नुकाती एजेंडा पेश किया है, जिसमें कुछ मुतालबात सिंध हुकूमत से और कुछ मुतालबात वफाकी हुकूमत से किए गए हैं, और कहा गया है कि सिन्फ और जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद का खात्मा किया जाए। औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स का मुतालबा है कि मुल्क भर में तमाम पुलिस स्टेशन में सिन्फी तशद्दुद के खिलाफ मखसूस रिपोर्टिंग सेल्स बनाए जाएँ। उनका दूसरा मुतालबा है कि थानों और अदालतों में हेल्प डेस्क बनाई जाएँ, जहाँ खवातीन, ख्वाजा सरा और गैर सिन्फी अफराद तशद्दुद और हिरासानी के वाक़यात रिपोर्ट कर सकें। ना सिर्फ ये, बल्कि सिन्फी और जिनसी अक़लियतों के हवाले से मेडिकल और काउंसलिंग के पेशे से मुंसलिक अफराद की तरबियत की जाए। खवातीन और ख्वाजा सरा मेडिको लीगल अफसरान की तादाद बढ़ाई जाए। औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स का मुतालबा है कि खवातीन, ख्वाजा सरा और गैर सिन्फी अफराद की सूबे भर में पनागाहों और महफूज मकामात तक रसाई आसान बनाई जाए, जबकि मौजूदा दारुल अमान और पनागाहों की फंडिंग बढ़ाई जाए। इसके अलावा मुतालबा किया गया कि सिंध हुकूमत मजहब की जबरी तब्दीली के खिलाफ मुजव्विज़ा बिल फौरी तौर पर पास करते हुए बच्चियों और खवातीन की ज़बरदस्ती शादी और मजहब की तब्दीली को रोकते हुए कसूरवारों को जल्द और मौसर अंदाज में कानून के कटहरे में लाए और उनके खिलाफ ठोस एक्शन ले। औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने मुतालबा किया कि गैरत के नाम पर औरत, बच्चियों, ख्वाजा सराओं और गैर सिन्फी अफराद के कत्ल को रोका जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें क्रिमिनल लॉ के एक्ट 2016 के तहत सजा दी जाए। ऑर्गेनाइजर्स ने मुतालबा किया कि काम करने वाली जगहों पर खवातीन की हिरासानी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के कानून को नाफिज किया जाए, जबकि हुकूमत सरकारी और गैर सरकारी इदारों को इस हवाले से कमेटियां बनाने की भी हिदायत दे। औरत मार्च में शरीक खवातीन का मुतालबा है कि हतक इज्जत के हवाले से पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 499 और 500 को ख़त्म करते हुए उसे जराइम की फहरिस्त से निकाला जाए। ये दोनों सेक्शंस कसूरवारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को दबाने, उनको डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। औरत मार्च ने मुतालबा किया कि सिंध में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम मखसूस सेंटर्स को जल्द ऑपरेशनल और फंक्शनल बनाया जाए और उनको ये अख्तियार भी दिया जाए कि वो बच्चों की कम उम्री में शादियों को रोक सके। इसके अलावा ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जानिब से पेश किया गया मुजव्विज़ा बिल बगैर किसी तासुब के पास और लागू किया जाए। साथ ही मुतालबा किया गया कि हर सिर्फ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को रोज़गार, महफूज घर, तालीम और हेल्थ केयर तक रसाई दी जाए। इसके अलावा सिंध हुकूमत से मुतालबा किया गया कि सिंध ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट पर मुकम्मल अमल किया जाए और इन तमाम सनती यूनिट्स जहां बुनियादी हिफाजती प्रोटोकॉल्स पर अमल ना किया जा रहा हो, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। साथ ही वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि तमाम सूबों में मावराए अदालत कत्ल को रोका जाए, तमाम मिसिंग पर्सनस को फौरी रिहा किया जाए और इस हवाले से कोई तफरीक किए बगैर आइन और कानून को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही मुतालबा किया गया कि मीडिया पर ख्वाजा सरा और गैर सिन्फी अफराद के खिलाफ जिन्स परस्त और मुतासिब रवैया ख़त्म किया जाए और पैमरा इस हवाले से एक पॉलिसी तरतीब दे। इसके अलावा मुतालबा किया गया कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान
जो लोग बेघर हुए उन्हें बाइज्जत तरीके से घर फराहम किया जाए। दुनिया भर की खवातीन अपने हक के लिए हर साल 8 मार्च को यौम खवातीन मनाती हैं और ये चंद सालों की बात नहीं है बल्कि एक सदी का किस्सा है, एक तवील जद्दोजहद है। 1908 में न्यूयॉर्क में चंद खवातीन अपना हक मांगने निकली थीं, अपनी बात समझाने निकली थीं कि उन्हें भी बराबरी का हक चाहिए। फिर 1911 से बाकायदा तौर पर खवातीन का दिन मनाया जाने लगा। उस साल पहली बार ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में खवातीन का दिन मनाया गया। पाकिस्तान में 4 साल पहले 8 मार्च को एक कोशिश शुरू की गई। चंद खवातीन ने औरत मार्च का आगाज़ किया, फिर मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन उसमें शामिल होती चली गई। मगर सवाल ये उठता है कि औरत मार्च क्यों ज़रूरी है, क्यों खवातीन को सड़कों पर निकलना पड़ता है। इसका एक पस मंज़र है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है जिसमें सिनफी तफरीक का जायज़ा लिया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जेंडर गैप में पाकिस्तान का शुमार 153 ममालिक में से 151वें नंबर पर रहा, यानी पाकिस्तान इस हवाले से सिर्फ यमन और इराक से आगे रहा, जिसका मतलब है कि जेंडर गैप के हवाले से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बदतरीन ममालिक में किया गया। मगर ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि पाकिस्तान जेंडर गैप से मुताल्लिक आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। 2006 में 115 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 112वां था, यानी पाकिस्तान दुनिया के 3 बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में आया। और 2020 में पाकिस्तान की रैंकिंग 153 ममालिक के मुकाबले में 151 पर रही, यानी 14 साल गुजर जाने के बावजूद कोई बेहतरी नहीं आई और अब भी पाकिस्तान जेंडर गैप के हवाले से दुनिया के 3 बदतरीन ममालिक में शुमार होता है। 2020 की रिपोर्ट में पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक से भी पीछे रहा। बांग्लादेश 50वें नंबर पर रहा, नेपाल 101 और श्रीलंका 102 और भारत 112वें नंबर पर था। सिर्फ यही नहीं, कुछ और हकाइक भी हैं जो इस हक में हैं कि औरत मार्च क्यों ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है और 3% बच्चियों की शादी 15 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है। 15 साल वो उम्र है जिसमें एक बच्ची अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत के हवाले से बुनियादी फैसले करने की सलाहियत नहीं रखती और उसमें एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इन अदाद शुमार को देखने के बाद ही सवाल उठता है कि क्या एक औरत को अपने जिस्म और अपनी ज़िंदगी के हवाले से इतने बड़े और अहम फैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए? क्या उसके जिस्म पर उसकी मर्जी नहीं होनी चाहिए? जब 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची का शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस उम्र में उनका जहन पुख्ता नहीं होता, वो अहम फैसले नहीं कर सकते, तो फिर शादी जैसा ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कैसे कर दिया जाता है? हमारे मुआशरे में ये भी एक तल्ख हकीकत है कि ख़वातीन को अपने ही करीबी अफराद की तरफ से हिरासा किए जाने के मसाइल का सामना है। मददगार नेशनल हेल्पलाइन के मुताबिक 93% ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने की शिकायत है। उनमें से 70% ख़वातीन को उनके करीबी अफराद ही हिरासा करते हैं। दफातर में ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, उन्हें काम करने में मुश्किलात का सामना होता है। ये वो हक़ाइक़ है जिसकी वजह से औरत मार्च ज़रूरी है। मगर कुछ नारों को बुनियाद बनाकर इख्तलाफ किया जाता है। इख्तलाफ कीजिए, इख्तलाफ करना आपका हक है, एतराज़ उठाइए, मगर दलील से बात कीजिए, इल्ज़ाम तराशी और किरदार कुशी से नहीं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की चौथी समाअत हुई और आज भी अदालती कार्रवाई की लाइव कवरेज का मामला ज़ेरे बहस आया। दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल दिए कि 2 साल से मेरी जिंदगी माइक्रोस्कोप के नीचे है। अब चाहता हूं कि सब खुलकर सामने आए। मैं पब्लिक में शर्मिंदा होने को तैयार हूं, लेकिन हुकूमत खौफजदा है। ये कंट्रोल्ड मीडिया चाहते हैं जो इनकी तरफ की बात करे। ये गला फाड़ कर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हुकूमत ने मीडिया को तबाह कर दिया है। लोग यूट्यूब पर जा रहे हैं और इनको इस पर भी एतराज़ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि शहजाद अकबर ने मई 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी किरदार कुशी की। 2 साल गुजर गए, अब शहजाद अकबर इतने खौफजदा हैं कि अदालत में नहीं आते। कवरेज बराह रास्त होगी तो सब देखेंगे कि क्या हक है और क्या सच है। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि अदालती कार्रवाई में कुछ भी खुफिया नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क के अवाम की अदालत है। गवादर में बैठा शख्स अदालती कार्रवाई देखना चाहे तो कैसे रोक सकते हैं? शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में देकर बैठे रहने का फायदा नहीं है। वकील या जज कोई भी बदतमीजी करे तो अवाम को मालूम होना चाहिए। अदालत में ऐसी कोई बहस नहीं होती जो सुनने के काबिल ना हो। इस दौरान वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने लाइव कवरेज की मुखालफत करते हुए दलाइल दिए कि आइन की किसी भी शक में खुली अदालत का जिक्र मौजूद नहीं, इसलिए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बराह रास्त नशरियात अदालत का इख्तियार है, वफाकी हुकूमत का नहीं।
मौसी जज के रिमार्क्स पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह अदालती नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ामी मामला है। आज की अदालती कार्रवाई के बाद अदालत ने समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।